बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मास्टर साहब की बेटी की शादी थी। मास्टर साहब अपनी बेटी के जहेज के लिए 10 लाख का कर्ज बैंक से लेकर घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में दो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने इनको लूटा और 10 लाख रुपए छीन कर भाग गए। जहेज न होने की वजह से मास्टर साहब की बेटी का रिश्ता टूट गया और मास्टर साहब ये सदमा बर्दाश्त न कर पाए। इन्हें हार्ट अटैक हो गया। दोनों डाकुओं ने 10 लाख की रकम आपस में तकसीम कर ली। एक डाकू की मां का ऑपरेशन था, लिहाजा इसने डॉक्टर को मां के ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए फीस अदा की। मास्टर साहब को भी अस्पताल में मुंतकिल किया गया और डॉक्टरों ने इसके दिल का ऑपरेशन बताया। एक ही अस्पताल में डाकू की मां और मास्टर साहब का ऑपरेशन जारी था, जबकि डाकू का बेटा और मास्टर साहब की बेटी ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। इस इंतजार में थे कि डॉक्टर कोई अच्छी खबर लेकर आए। अचानक ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आया और इसने कहा कि अब्बा जान, मैं किसी सूरत ये नहीं चाहूंगी कि आप बैंक से कर्ज लेकर मेरा जहेज बनाएं। माँ के ऑपरेशन के लिए आप बैंक से कर्ज ले चुके हैं और किस हाल में आपने वो कर्ज उतारा मैं नहीं भूल सकती। और अब मेरी शादी के लिए आप बैंक से 10 लाख का कर्ज लेना चाहते हैं। ये बात ठीक नहीं है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर वो इतना ही जहेज का मुतालबा करते हैं तो मैं ऐसे घर में शादी करना ही नहीं चाहती। मास्टर साहब ने जब ये सुना तो अपनी बेटी परवीन से कहा, बेटी, काश तुम मुझे अपनी जगह पर रख कर देखती। तब तुम्हें महसूस होता और इस बात का एहसास होता कि वालिदैन अपनी औलाद के लिए कितने फिक्रमंद होते हैं। बेशक दूल्हे की माँ ने जो मुतालबा किया है मेरे लिहाज से वो ठीक नहीं, लेकिन मेरे लिहाज से लड़का बहुत अच्छा है। अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलने वाला। इस पर परवीन ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, मैं तो इस लड़के के बारे में जानती तक नहीं जिसके साथ आप मेरा रिश्ता तय करने जा रहे हैं। इस पर मास्टर साहब मुस्कुराए और कहा, बेटी, क्या तुम्हें अपने बाप पर यकीन नहीं? मुझ पर भरोसा रखो, मैं कभी अपनी बेटी का बुरा नहीं सोचूंगा। सुहेल के बारे में मैंने मुख्तलिफ जराए से मालूम किया है। वो एक बैंक में जॉब करता है, अच्छे लड़कों में उठता बैठता है, 5 वक्त की नमाज भी अदा करता है, कभी किसी से कोई झगड़ा भी नहीं किया। इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। परवीन ने अपने बाप से कहा, अगर वो इतना अच्छा है तो अपनी माँ को क्यों नहीं समझाता कि इनसे जहेज मत ले, बल्कि आप किसी चीज की डिमांड ही ना करें। मास्टर साहब ने सर झुकाकर कहा, बेटी, जहेज हमारे मुआशरे की ऐसी लानत बन चुका है जिससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। हाँ, अलबत्ता इज्तमाही तौर पर अगर हम सारे इस लानत के खिलाफ खड़े हो जाएं और आवाज़ बुलंद करें तो कुछ हो सकता है ये कि इसका खात्मा हो जाए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता। सुबह सुबह मास्टर साहब ज़रूरी कागजात लेकर बैंक की तरफ रवाना हुए। इन्हें रिटायर हुए 2 साल का अरसा गुजर चुका था। जो भी पेंशन इन्हें मिली थी, इसमें मकानात की तामीर और बीवी की बीमारी पर पेंशन ख़त्म हो गई। बीमारी इतनी ज़्यादा थी कि पेंशन के अलावा इसे बैंक से भी 5 लाख का कर्ज लेना पड़ा। मगर ये सारा किस्मत का खेल। इतने सारे खर्चे के बावजूद इसकी बीवी ठीक ना हो पाई और जिंदा ना बची। मास्टर साहब अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करते थे। वो 2 साल के अरसे में काफ़ी बदल चुके थे। पहले तो वो मुख्तलिफ दोस्तों की महफिलों में जाया करते। मास्टर साहब इंसान बड़े अच्छे थे, खुश अखलाक थे, जो खुद भी खुश रहते और बाकियों को भी खुश रखते। पूरा मोहल्ला मास्टर साहब से बेहद प्यार करता था। मगर बीवी की जुदाई के बाद वो काफ़ी बदल चुके थे। वो तन्हाई पसंद हो चुके थे। अक्सर वो 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए जामे मस्जिद जाते। इसके अलावा अपना सारा वक्त घर में गुजारते, घर से बाहर ना निकलते। इसके दोस्तों ने इनसे गिले शिकवे किए, मगर इनकी रूटीन में कोई फ़र्क ना आया। वो अपने दोस्तों से यही कहते, मेरी जवान बेटी घर में अकेली होती है, लिहाजा मेरा दिल नहीं करता कि मैं बाहर जाऊं। बीवी के बाद वो अपनी बेटी परवीन के लिए काफ़ी फ़िक्रमंद थे। पिछले कई साल से वो अपनी बेटी के लिए मुनासिब रिश्ता तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई रिश्ता मुनासिब नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से घर का रिश्ता मिला, लेकिन इसकी माँ ने जहेज का मुतालबा किया। कुछ पैसे तो मास्टर साहब ने जमा कर रखे थे, लेकिन फिर भी वो कम पड़ रहे थे, लिहाजा इसे बैंक से 10 लाख का लोन लेना पड़ रहा था। परवीन इस लोन से बिल्कुल खुश नहीं थी, मगर बाप ने इसे समझा लिया। सुबह ही सुबह मास्टर साहब बैंक के लिए निकले।
सुबह 9 बजे वो बैंक पहुंचे। फिर कागजी कार्रवाई के बाद इसने बैंक से 10 लाख का लोन लिया, एक थैले में पैसे डाले और वापस आने पर ऐसा वाकया हुआ जिसने मास्टर साहब की जिंदगी बदल दी। इसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वीरान सड़क पर दो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने इसका पीछा किया और असले के जोर पर इन्हें रोका। वो मास्टर साहब से पैसों का थैला लेकर भाग गए। मास्टर साहब इधर ही जमीन पर बैठ गए। इनकी आंखों से आंसू, इनकी आंखों के सामने इनकी दुनिया अब लुट चुकी थी। इतना सारा पैसा अब जिंदगी में दोबारा जमा नहीं कर सकते थे। सड़क किनारे ही मास्टर साहब को दिल का दौरा पड़ा। एक रिक्शे वाले ने जब सड़क के किनारे बुजुर्ग को बेहोशी की हालत में लेटे देखा तो इसे अपने रिक्शे में डाला और अस्पताल ले गया। रिक्शे वाले को नहीं पता था कि ये आदमी कौन है। इसके बाद मास्टर साहब की जेब में शिनाख्ती कार्ड होने की वजह से मालूम हुआ कि ये कहाँ का है। मास्टर साहब के मोबाइल फ़ोन से इसने मुख्तलिफ नंबर पर कॉल करना शुरू की और इसी तरह परवीन को कॉल की गई कि आपका बाप फलां अस्पताल में दाखिल है, इन्हें हार्ट अटैक आया है। परवीन ये सुनकर बहुत परेशान हुई। वो बार बार सोच रही थी कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि इसके बाप को हार्ट अटैक हुआ हो। कितनी खुशी खुशी वो सुबह घर से निकले थे। अचानक ऐसा क्या हुआ? परवीन ये नहीं जानती थी कि डाकू इनसे पैसे लेकर भाग गए थे। वो परेशानी के आलम में अस्पताल में दाखिल हुई और रिक्शे वाले ने इन्हें बताया कि आपका वालिद सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा था। इसने रिक्शे वाले का शुक्रिया अदा किया। फिर इसके बाद डॉक्टर ने परवीन को बताया, कुछ दिन आपके वालिद इधर अस्पताल में रहेंगे, ये हमारी मजबूरी है, ये क्रिटिकल कंडीशन में है। परवीन अपने वालिद के लिए बहुत परेशान थी। वो अकेली थी। दूसरी तरफ जिन दो डाकुओं ने इसके बाप को लूटा था और पैसे छीन कर भाग गए थे, इनमें से एक का नाम शाकिर था और ये इसकी जिंदगी का पहला डाका था। वो भी अपनी माँ की वजह से, क्योंकि इसकी माँ अस्पताल में दाखिल थी और डॉक्टरों ने इसे जिगर का ऑपरेशन बताया था। वसाइल ना होने की वजह से वो परेशान था। अपनी माँ की मोहब्बत में मजबूर होकर इसने ये कदम उठाया। शाकिर का बाप नशे का आदी था और सारी जिंदगी नशा करके ही इसने गुजारी थी। नशा पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। पहले तो जो इसकी प्रॉपर्टी थी इसने वो फरोख्त कर दी। फिर इसके बाद नशा पूरा करने के लिए इसने बीवी के जेवरात भी फरोख्त कर दिए। अपने बाप की हरकत को देखते हुए शाकिर ने पढ़ाई जारी न रखी, हालांकि इसे शौक भी बहुत था। वो अपनी माँ के लिए बेहद परेशान था। अगर वो बाप को समझाने की कोशिश करता तब इसका बाप इसे तशद्दुद का निशाना बनाता। एक वक्त ऐसा भी आया जब शाकिर के बाप को नशा पूरा करने के लिए घर के बर्तन फरोख्त करना पड़े। इसके बाद बीवी और बच्चों के कपड़े फरोख्त कर देता। इन हालात में शाकिर की माँ सोचने लगी कि क्या किया जाए, कैसे अपने शोहर के शर से वो बच सके। वो परेशान थी कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो ये मुझे या फिर अपने बच्चों को भी फरोख्त कर देगा। हुआ भी ऐसा। एक जवारी ने इसे बहुत सारी रकम देने का वादा किया और साथ ही शर्त रखी कि फलां जगह पर अपनी बीवी को लेकर आ जाना। नशे की लत में वो अपने रिश्ते नाते सब भूल चुका था। वो बेचैनी के आलम में घर में दाखिल हुआ और अपनी बीवी से कहने लगा कि तैयार हो जाओ, मेरे एक दोस्त की शादी है और हमने इस शादी में शिरकत करनी है। ये सुनकर शाकिर की माँ हैरान हुई और इसने साफ साफ इनकार किया कि मैं किसी सूरत आपके साथ नहीं जा सकती। मेरे जो भी कपड़े थे वो तो आपने फरोख्त कर दिए और मोहल्ले वालों और सब की नज़रों में मुझे नंगा कर दिया। अब मैं किसी सूरत तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये सुनकर इसे गुस्सा आया। इसने बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया और कहा कि मेरे साथ चलो वरना मैं तुझे इधर ही मार डालूंगा। मगर इसके बावजूद शाकिर की मां ने इसके साथ जाने से इनकार कर दिया। मियाँ बीवी की लड़ाई बढ़ने लगी तो पड़ोसी दीवारों से झांकने लगे कि आखिर मामला क्या है, इतना शोर क्यों है। मोहल्ले वालों के लिए ये घर वैसे भी एक तमाशा बन चुका था। सब यही चाहते थे कि ये खानदान यहाँ से चला जाए, लेकिन साथ साथ वो इनकी लड़ाई झगड़े भी काफी हद तक एंजॉय कर रहे थे। हमारे मुआशरे का एक पहलू ये भी है कि हम लोग लड़ाई झगड़े ज्यादा एंजॉय करते हैं, इनको सेटल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। शाकिर जब घर में दाखिल हुआ तो इसने देखा कि इसका बाप इसकी माँ को बालों से पकड़कर घसीट रहा था। वो अपनी माँ को इस हालत में कैसे देख सकता था? इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ की मदद कैसे करे। इसने अपने बाप के सामने हाथ जोड़ दिए कि खुदारा मेरी माँ को छोड़ दो,
मगर इसने बेटे की एक भी ना सुनी और जब शाकिर अपनी माँ को छुड़ाने की कोशिश करता, तो वो अपने बेटे को भी मारता। मजबूरन शाकिर ने एक डंडा उठाया और पीछे से अपने बाप के सर पर डंडे से वार किया। इसका बाप नशे की वजह से पहले ही कमजोर और बीमार रहता था। डंडा लगने की वजह से उधर ही वफात पा गया। शाकिर और इसकी माँ उधर ही बैठकर रोने लगे। वो अपनी किस्मत पर रो रहे थे। वो किसी सूरत अपने बाप को नहीं मारना चाहता था, लेकिन माँ की वजह से इसने ऐसा किया। रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले जमा होने लगे। शाकिर ने इन्हें हकीकत न बताई, बस इतना बताया कि अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई। शायद आज नशा ज्यादा किया था, इसलिए मेरे बाप की ये हालत थी। शाकिर और इसकी माँ के पास तो तदफीन के पैसे भी नहीं थे। मोहल्ले वालों ने मिलकर शाकिर के बाप की तदफीन की, मगर इन हालात में शाकिर की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। वो लम्हा भूल ना पाई जब इसके बेटे ने इसके सामने बाप के सर पर वार किया। वो अपने बेटे के चेहरे की तरफ देख रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर इसने अपनी माँ की खातिर अपने बाप के सर पर वार किया था। शाकिर के माँ की तबीयत खराब थी। वो इसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने इसे बताया कि इसकी माँ के जिगर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। साथ ये भी बताया कि ऑपरेशन का खर्च 5 लाख रुपए है। ये सुनकर शाकिर के पैरों तले से जमीन निकल गई। अस्पताल में रहने का खर्च और ऑपरेशन के खर्च के बारे में वो बहुत परेशान था। बार बार सोच रहा था पैसों का बंदोबस्त कैसे करें। वो जानता था कि इसके पास कुछ नहीं, क्योंकि इसके बाप ने तो तमाम जमा पूंजी हत्ता के घर के कपड़े भी फरोख्त कर दिए थे। इसकी माँ के जेवर भी नहीं थे कि इनको फरोख्त करके शाकिर अपनी माँ का इलाज करवा सकता। शाकिर का एक दोस्त था जो स्ट्रेट कराई में मुलविस था। शाकिर इसके बारे में अच्छी तरह जानता था और इसकी बुरी हरकत की वजह से इसने अपने दोस्त से ताल्लुक खत्म कर लिया था। मगर अब माँ की हालत को देखते हुए बड़े अरसे के बाद इसने अपने दोस्त से राब्ता किया। अरसलान ने इससे कहा, खैर तो है, आज इतने अरसे बाद मेरी याद कैसे आई? तुमने तो हर किस्म का ताल्लुक मुझसे तोड़ दिया था। हालांकि तुमने ये भी कहा था कि मरकर भी मुझसे राब्ता नहीं करोगे, और आज ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी है? शाकिर ने उदास लहजे में कहा, वक्त इंसान को कभी कभी ऐसे हालात पर लाता है, ऐसे मोड़ पर ले आता है कि वो अपने तमाम वादे भूल जाता है। मैंने तुमसे वादा जरूर किया था कि आइंदा तुमसे राब्ता नहीं रखूंगा और कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। तुम मेरे लिए मर गए थे, लेकिन आज मेरी माँ की वजह से तुमसे राब्ता करने पर मैं मजबूर हुआ। मेरी माँ अस्पताल में दाखिल है, डॉक्टरों ने इसका ऑपरेशन बताया है। मेरे पास पैसे नहीं, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर हो सके तो मेरी मदद कर दो। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझे उधार दे दो, मैं जैसे तैसे करके तुम्हारे पास पैसे वापस लौटा दूंगा। अरसलान ने जब ये सुना तो मुस्कुराने लगा। कहा, कारोबारी शख्स तो नहीं कि मेरे पास पैसे जमा हो। मैं तो एक क्रिमिनल हूँ। मैं तो छोटे मोटे क्राइम और सड़कों से लोगों के मोबाइल और नकदी छीनता हूँ। तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। शाकिर ने कहा, जैसे भी करो, लेकिन मुझे 5 लाख दे दो। 2 दिन के अंदर मुझे पैसे चाहिए। अरसलान ने कहा, पैसों का बंदोबस्त तो हो सकता है, लेकिन तुम्हें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। शाकिर ने इससे पूछा, कौन सी कुर्बानी? इसने कहा कि इस क्राइम में तुम भी मेरा साथ दोगे। हमें बैंक के बाहर खड़ा होना पड़ेगा। बैंक से कोई ना कोई कस्टमर जरूर निकलेगा जिसके पास काफी ज्यादा नकदी होगी। हम बस अच्छे मौके और ऐसे ही कस्टमर का इंतजार करना पड़ेगा। माँ की खातिर शाकिर इस बात के लिए रजामंद हो गया। वो अरसलान के पास गया। बाइक पर दोनों बैंक के साथ वाले होटल में चाय पीने के बहाने बैठकर इंतजार में थे कि कोई कस्टमर बैंक से बाहर आए और इससे पैसे छीन कर भाग जाए। काफी देर वो होटल में बैठे रहे, लेकिन इनकी नजरें बैंक के दरवाजे पर थी। यह दोपहर का वक्त था जब उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स पैसों का थैला लेकर बैंक से बाहर आ रहा था। ये मास्टर साहब ही थे जो अपनी बेटी के जहेज के लिए बैंक से कर्ज लेकर घर वापस जा रहे थे। उन्होंने एक बाइक पर मास्टर साहब का पीछा करना शुरू किया। वीरान सड़क के किनारे मास्टर साहब को रोका, फिर इससे बैग लेकर भाग गए। फिर एक वीरान खंडर में जाकर उन्होंने बैग खोला तो हैरान हुए, क्योंकि इसमें पूरे 10 लाख थे। शाकिर ने 10 में से 5 लाख निकाले और अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करते हुए अस्पताल की तरफ भागा। इसने डॉक्टर को 5 लाख रुपए दिए और कहा कि इसकी माँ का ऑपरेशन शुरू किया जाए।
ابھی شاکر ہسپتال میں ہی تھا کہ اس نے ایسا منظر دیکھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک رکشے والا ماسٹر صاحب کو اسٹریچر پر لے آ رہا ہے۔ ماسٹر صاحب کے چہرے کو اچھی طرح وہ پہچانتا تھا۔ وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتا تھا جب اس نے ماسٹر صاحب سے پیسے چھینے تھے تو ماسٹر صاحب رونے لگا تھا۔ اس کو روتا دیکھ کر، اس کے چہرے کی کیفیت دیکھ کر شاکر کے دل میں آیا کہ یہ بیگ اسے واپس کر دیا جائے، کیونکہ مجھے یہ شخص بہت مجبور لگتا ہے۔ مگر اچانک اس کے دل میں خیال آیا، اگر میں نے یہ بیگ اسے واپس کر دیا تو میری ماں کا کیا بنے گا؟ اچانک ماسٹر صاحب کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس حال میں دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی ماسٹر صاحب کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی روتی ہوئی ہسپتال میں داخل ہوئی تو رکشے والے نے اسے بتایا کہ آپ کے باپ کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تھی، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، سڑک کے کنارے بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے اور میں انہیں ہسپتال میں لے آیا۔ پروین نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ شاکر پروین کو روتا دیکھ کر دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا، کیونکہ پروین اور ماسٹر صاحب کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود ہی تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، ماں کو بچانے کے لیے اس نے کسی دوسرے شخص کا گھر اجاڑ دیا۔ ماسٹر صاحب کے دل کا آپریشن جاری تھا، دوسری طرف شاکر کی ماں، اس کا بھی جگر کا آپریشن ہو رہا تھا۔ دونوں آپریشن تھیٹر کے باہر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ شاکر پروین کو جانتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے جو شخص بیٹھا ہے وہ اس کے باپ کی اس حالت کا ذمہ دار ہے، جس کی وجہ سے اس کا باپ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا۔ پروین اور شاکر دونوں ڈاکٹر صاحب کی طرف بھاگے۔ سب سے پہلے شاکر کی طرف ڈاکٹر صاحب متوجہ ہوئے اور کہا کہ آپ کی ماں کا کامیابی سے آپریشن ہو چکا ہے، اس کی حالت اب خطرے سے بالکل باہر ہے۔ یہ سن کر اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب پروین کے والد کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر نے پروین سے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن آپ کے والد کو نہ بچا سکے۔ پروین ادھر فرش پر بیٹھ گئی، دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، رنگت پیلی ہو چکی تھی، بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ ایک نرس جلدی سے پانی کا گلاس لائی اور اسے پانی پلایا، پھر اسے بیڈ پر لٹایا۔ اس کا بلڈ پریشر لو ہو چکا تھا۔ شاکر کھڑکی سے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ پروین کے چہرے کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ ایک طرف ماں کو بچانے پر وہ خوش تھا، دوسری طرف پروین کی اس حالت کا وہ ذمہ دار بھی تھا۔ پچھتا رہا تھا، کاش اس ذریعے سے وہ پیسے حاصل نہ کرتا۔ وہ یہ سوچ بھی رہا تھا کہ کاش وہ کسی کرپٹ سیاستدان کو لوٹ لیتا یا پھر ایسے سرکاری افسر کو لوٹتا جو غریبوں سے رشوت لیتا ہے، مگر اس نے لوٹا بھی تو ایک مجبور شخص کو جو بیٹی کی شادی کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا۔ پروین کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے اپنے باپ کی تدفین کے بارے میں سوچا۔ ماسٹر صاحب کی ڈیڈ باڈی ان کے گھر لائی گئی، محلے والوں نے مل کر ماسٹر صاحب کے کفن دفن کا بندوبست کیا۔ یہ لمحہ ماسٹر صاحب ان کے دوستوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، جو بچپن سے اس کے ساتھ تھے، جن کی محفلوں کو ماسٹر صاحب نے خوب گرمایا تھا۔ بہت سارے ماسٹر صاحب کے ایسے دوست بھی تھے جن کی بیٹیوں کی شادی پر ماسٹر صاحب نے خود ان کی مدد کی تھی، اور وہ اس کے احسان مند تھے کیونکہ وہ اس کا خوشحال دور تھا۔ مگر افسوس کہ اب ایسا وقت ماسٹر پر آیا کہ کوئی دوست اس کی مدد نہ کر سکا۔ وہ ماسٹر صاحب کی میت کو دیکھ کر رو رہے تھے، چلا رہے تھے کہ ان کا مخلص دوست ان کو چھوڑ کر چلا گیا اور وہ کچھ نہ کر پائے۔ شاکر ماں کو گھر چھوڑ کر پروین کا پیچھا کرنے لگا۔ پروین کے گھر کا ٹھکانہ اسے معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے ماسٹر صاحب کے جنازے میں شرکت کی۔ جو درد اس نے پروین کو دیا، کسی طرح وہ اس کا ازالہ چاہتا تھا۔ وہ پروین کا دامن خوشیوں سے بھر دینا چاہتا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد پروین ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرنے لگی۔ وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ باپ کی موت کے صدمے کو بھول کر وہ زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً 6 ماہ کے عرصے کے بعد ایک دن شاکر نے اپنی ماں سے کہا، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پروین سے شادی کرنا چاہتا تھا، پروین کو اپنی زندگی میں لا کر اس کا دامن خوشیوں سے بھرنا چاہتا تھا۔ وہ سکھ کا سانس تب لیتا جب پروین خوش ہوتی، ورنہ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ کئی بار اس کے دل میں آیا کہ وہ اپنی زندگی ختم کرے، مگر ماں کی خاطر ایسا نہ کر سکا۔
شاکر کی ماں اپنے بیٹے کی خاطر پروین کی خالہ سے ملنے گئی اور شاکر کے لیے پروین کو مانگ لیا۔ خالہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ پھر پروین سے بات کی تو پروین کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ شاکر نے کسی قسم کے جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی اور پروین کو تو جہیز سے سخت نفرت تھی، کیونکہ اسی جہیز نے اس کے باپ کی جان لی تھی۔ شاکر کی ماں نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہم لڑکی کو عزت کے ساتھ اپنے گھر میں لے آنا چاہتے ہیں۔ پروین اور شاکر کا سادگی سے نکاح ہوا اور شاکر پروین کو بیاہ کر اپنے گھر لایا۔ آج ان کی شادی کو 5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا اور ان 5 سالوں میں شاکر نے ایک بار بھی پروین سے سخت لہجے میں بات نہ کی۔ پروین کے ہاں ایک بیٹی اور بیٹا پیدا ہوا، یہ دونوں اب ان کی زندگی ہیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق شاکر پروین کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ پروین کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر شاکر کے دکھ میں کمی ہو جاتی۔ شاکر نے اپنی ماں کی زندگی بچانے کے لیے کسی کے باپ کی جان لی تھی، مگر اس کے باوجود وہ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔